हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल रेज में। और आज का हमारा जो क्लास है वो नॉर्सेट सिस्टीडिंग क्लास का आज 4th डे है। और मैं आपको आज जो पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर 2018 का पेपर है, जिसमें से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है और मुझे पूरी संभावना है कि नॉर्सेट 5 में और आने वाले जो केजीएमओ के एग्ज़ाम है इसमें से क्वेश्चन आएगा। लेकिन डियर, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए, आज का हम पहला एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी लोग आकर इसका जवाब दीजिए। चलिए डियर, पहला एमसीक्यू आपके सामने वैक्सीनेशन अगेन मम्स कैन प्रिवेंट। जो मम्स का वैक्सीनेशन होता है या जो हम लोग मम्स के लिए वैक्सीन देते हैं, तो जो मम्स की वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोसील, ऑप्शन बी है ओरचाइटिस, ऑप्शन सी है वेरिसील और ऑप्शन डी है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि जो मम्स की वैक्सीन होती है किस लिए दी जाती है, किससे प्रिवेंट करती है। तो देखिए, जो मम्स होता है ना, मम्स क्या होता है कि मम्स जो अफेक्ट करता है ये पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और जब पैरोटिड ग्लैंड अफेक्ट होता है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटाइटिस। ठीक है, तो जो पैरोटाइटिस होने के बाद कि इसका कॉम्प्लिकेशन है, जब पैरोटाइटिस ठीक नहीं होता तो इसका कॉम्प्लिकेशन है, एक क्या कॉज करता है, ओरचाइटिस कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है? ओरचाइटिस। देखिए यहाँ पे ओरचाइटिसिया लिख गया है, लेकिन ये ओरचाइटिस है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ओरचाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन। जो हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू है, समझ रहे हो, पीएच वैल्यू को कौन मेंटेन करता है ना? तो वही पूछा गया। तो आप लोग सही लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन बॉडी इज डन। बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है? ऑप्शन ए है स्प्लीन, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है हार्ट और ऑप्शन डी है किडनी। सभी लोग कमेंट बॉक्स इसका आंसर करिए कि बॉडी का जो पीएच वैल्यू है कौन मेंटेन करता है। तो देखिए डियर, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल वैल्यू होता है, आप सभी को पता है कि नॉर्मल वैल्यू पीएच की बॉडी का अलग अलग ऑर्गन से है ना। और जो स्पेशल बॉडी का पीएच बात करें तो मेनली हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू देखा जाता है, जो कि नॉर्मल वैल्यू उसका होता है 7.35 से लेकर के 7.45 होता है नॉर्मल। अगर हम बात करें ब्लड का पीएच तो आपको बताना है 7.35 से लेके 7.4 ये हमारे नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है। और इसका कौन मेंटेन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा किडनी। देखिए, किडनी क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि किडनी का काम ही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है थ्रू यूरिन। तो इसीलिए जब यूरिन के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो जो पीएच वैल्यू होगी हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? वो मेंटेन हो जाएगी। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट मीन्स, है ना, अगर डॉक्टर साहब ने आया और पेशेंट की फाइल्स में स्टार्ट मेडिसिन लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? नंबर ऑप्शन ए है गिव इमीडिएट, ऑप्शन बी है गिव बिफोर मील, ऑप्शन सी है गिव आफ्टर मील और ऑप्शन डी है गिव एवरीडे। गिव एवरीडे। तो राइट आंसर दीजिए। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट मीन्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। देखिए, गिव बिफोर मील्स, अगर हम बात करें गिव बिफोर मील तो इसका मतलब होता है डियर एसी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एसी से। गिव आफ्टर मील इसको आप रिप्रेजेंट करते हो पीसी से। और गिव इमीडिएटली मतलब अगर डॉक्टर साहब ने स्टार्ट लिख दिया है मेडिसिन में तो इसका मतलब आपको इस मेडिसिन को तुरंत क्या करना? स्टार्ट करना है। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए।
व्हेन ए फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं जब भी कोई पेपर सॉल्व करवाता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका ओबीजी से ज़रूर आ जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है। मतलब कि जो प्रीवियस पेपर अभी तक हुए उसमें पेपर में आपको बार बार देखने को मिला है। मैं जितना भी टेस्ट उठा रहा हूँ अभी तक, आपको मैंने 3-4 पेपर उठा के करवाया, उसमें से देख रहा हूँ कि बार बार एक क्वेश्चन आ जा रहा है, व्हेन ए फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी। अगर जो फर्टिलाइज ओवम है उस जो इम्प्लांट हो जाए कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी के बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है ओवेरियन सिस्ट, क्या इसको ओवेरियन सिस्ट बोलेंगे? ऑप्शन बी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे? और ऑप्शन सी है हेरिडिटी फॉर मोल, और ऑप्शन डी है अबॉर्शन। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। मैं रेगुलर आपको सीरीज करवा रहा हूँ, कल संडे था जिसके कारण मैं आपको सीरीज नहीं करवा पाया। बाकी हमारी जब तक पेपर नहीं हो रहा है डेली यूट्यूब पे सीरीज रहेगी, जल्दी से आप लोग जुड़िए। और जो बच्चों ने वीडियो देखा है प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करिए कि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे एनर्जी देगा। ठीक है, तो देखिए जब भी जो फर्टिलाइज ओवम है वो बाहर इम्प्लांट हो जाएगा यूट्राइन कैविटी के बाहर, तो इसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। मायोपिया इज करेक्टेड बाई, देखिए मायोपिया समझिएगा बेटा, मायोपिया क्या होता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मायोपिया के बारे में जानना है कि मायोपिया क्या होता है। जो मायोपिया है ये एज के बाद प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और आज तो एज भी नहीं बताऊंगा, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है। मायोपिया का मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है कि आपको पास की चीज़ें बहुत अच्छा दिखाई दे रही है, पर आपको जो दूर की चीज़ें हैं ना वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। मतलब आप पास की चीज़ें देख पा रहे हो, दूर की चीज़ों को देखने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। और इसको करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस का यूज करते हैं, है ना, इसके अंदर कई सारे लेंस है, बाईफोकल लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, है ना, सिलेंड्रिकल लेंस और बाई कॉन्क्यू लेंस। तो देखिए बायो कॉन्क्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइनस, ना आपने वो डॉक्टर का नाम सुना होगा या आप गांव में सुनते होंगे कि कौन सा चश्मा लगा है, माइनस वाला लगा है, प्लस वाला लगा है। तो जब भी किसी को मायोपिया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस वाला चश्मा लगा है, मतलब उसको पास की चीज़ें पास दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब वो दूर देखता है तो उसको दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं माइनस वाला चश्मा। समझ रहे हो? तो इसको करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं उसका नाम है बाई कॉन्क्यू लेंस। क्या नाम है इसका? बायो कॉन्क्यू लेंस से यूज करते हैं। और अगर उसको दूर की चीज़ें दिखाई देती, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं, इसका नाम है बाई कन्वेक्स लेंस। समझ रहे हो? इसको हम लोग लॉन्गेस्ट साइटनेस के नाम से जानते हैं। तो मायोपिया के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसका नाम है बाई कॉन्क्यू, और इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड, अगर कोई रिटेन एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है लॉ शिट, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है एग्रीमेंट, और ऑप्शन डी है प्रॉमिस। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर करें। और आपको बता रहा हूँ मैं 2018 का एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं उसमें क्या पेपर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी डेली जो आपको पेपर करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं किसी पेपर में एग्जाम में आता है, तो आप समझिए कि मैं आपका जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके नॉलेज में बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के आने वाले जो आगामी एग्जाम है उसमें आप क्वालिफाई हो, और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आपको 40% क्वेश्चन वही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक नर्सिंग में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें से मैं आपको पेपर करवाऊँ, मेरी डेली कोशिश रहती है, और 60 दिन में आपको मैं करके दिखाऊँगा। आप डेली बस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए। तो जल्दी बताइए आप लोग कि अगर किसी दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर रिटेन एग्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिटेन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? तो देखिए ऑप्शन ए है लॉसिट, बी है कॉन्ट्रैक्ट, सी नंबर एग्रीमेंट और डी नंबर है प्रॉमिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर वो देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। जब भी दो लोगों के बीच में कोई रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए।
पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू मेक ए चॉइस बिटवीन मोर देन टू रिस्पॉन्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। ही लॉजिक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो इसके बारे में आंसर करिए। देखिए क्या पूछा है कि क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड द रिस्पॉन्स टू मेक ए चॉइस बिटवीन मोर देन टू रिस्पॉन्स। समझिएगा, अरे जो आप अभी कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जिसके सामने क्वेश्चन पूछा है और इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक करेक्ट बताना है। तो बताइए किस प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब किसी क्वेश्चन का 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, तो उसको किस प्रकार का क्वेश्चन बोलते हैं। ऑप्शन ए है डिकोटोमस क्वेश्चन, बी है कंटीजेंसी क्वेश्चन, सी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डी है रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, जल्दी से। अगर अभी आप बताइए आप किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे। हाँ, तो आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या बोलेंगे बेटा इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि पूछा गया है कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है लेकिन उसमें रिस्पांस करने के लिए 1 या 2 से अधिक आंसर दिए हुए हैं, तो इसको किस प्रकार का क्वेश्चन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए ऐसा पेपर 2018 के अंदर एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, ब्रुडजिन्स्की साइन एंड कर्निंग साइन आर कार्डिनल साइन ऑफ। अच्छा, ये जो दोनों साइन पूछे गए हैं, ब्रुडजिन्स्की साइन एंड कर्निंग साइन, एक किसके एग्जाम्पल हैं? क्या है टेटनस के एग्जाम्पल हैं, मेनिंजाइटिस के एग्जाम्पल हैं, इंसेफ्लाइटिस के एग्जाम्पल हैं, या कर्नीटेरक्स के एग्जाम्पल हैं? कर्नीटेरक्स के एग्जाम्पल हैं। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं। जो ब्रुडजिन्स्की साइन एंड कर्निंग साइन किसके कार्डिनल साइन के एग्जाम्पल हैं? ध्यान दीजिएगा, दोनों ही किस केस में देखने को मिलते हैं? आपको मेनिंजाइटिस वाले केस में देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लिस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लिस, क्या मतलब इसका? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसा कोई एक कम्युनिटी रह रही है, उसमें 4 से 500 लोग रह रहे हैं, है ना। तो उसमें 400-500 लोगों में देखा जाएगा कि भाई उसके अंदर आईएएस कौन है, उसके अंदर विधायक कौन है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि बी ग्रेड की नौकरी किसके पास है, सी ग्रेड की किसकी नौकरी है। तो मतलब रैंकिंग वाइज जिसके ज़्यादा पावर होती है वो सबसे टॉप पे रहता है, जिसके पास कम पावर होती है वो सबसे लो रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एक प्रकार से क्लास सिस्टम है किसका? सोसाइटी का। सोसाइटी में ऐसे लोगों को टॉप रैंक पर रखा जाता है जिनकी पावर अधिक होती है, जिनकी इनकम अच्छी होती है, जिनकी फैमिली अच्छी होती है और उनकी कास्ट कैसे होती है, उस हिसाब से उनको टॉप पावर पर रखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और इसमें पूछा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लिस का मतलब होता है कि सोशल इनइक्वालिटी, इनके अंदर इनइक्वालिटी रहती है। इनइक्वालिटी का मतलब हुआ कि सोशल में बराबर के लोग नहीं रहते। जैसे एक होता है कि एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, सोशल इक्वालिटी होती है, पर यहाँ बताया गया है कि सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें पूछा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लिस का मतलब क्या होता है? सोशल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि जो विधायक है वो नंबर ग्रेड पे रहेगा, उसके बाद आप जाओगे आईएएस रहेगा, है ना। तो इस ग्रेड से धीरे धीरे नीचे करके जो बी ग्रेड की नौकरी है, फिर कोई चपरासी की नौकरी कर रहा है तो उसको लो लेवल पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी नहीं हुई, यहाँ पे क्या हो गया? सोशल इनइक्वालिटी। तो ये भी करेक्ट आंसर आपका जो है वो देखने को मिलेगा, सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ स्टूल इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। देखिए क्या बोल रहा है, इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ स्टूल का मतलब है कि स्टूल एक बार में पेशेंट का नहीं आ रहा है, वो बार बार रुक रुक के आ रहा है। कभी थोड़ा स्टूल आता है, फिर कुछ समय बाद थोड़ा स्टूल आता है। तो इस प्रकार के स्टूल पास को क्या बोलते हैं? क्या इसको फीकल इम्पैक्टिजेशन बोलते हैं? बी ऑप्शन है फीकल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, सी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं और डी ऑप्शन है फ्लैटुलेंस बोलते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। देखिए जो फीकल इम्पैक्टेशन है,
फीकल इम्पैक्टेशन का मतलब होता है जब आप स्टूल पास करने जाते हो और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीकल इम्पैक्टेशन। फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपका? फीकल इनकॉन्टिनेंस मतलब होता है कि जो स्टूल है वो रुक रुक के आएगा, है ना। और सी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि स्टूल आपका पास ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और फ्लैटुलेंस का मतलब होता है गैस, बार बार जो गैस निकलती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैटुलेंस के नाम से जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। आप अपने बिहेवियर को किसके माध्यम से चेंज कर सकते हो, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए टीचिंग करके, ऑप्शन बी है लर्निंग करके, ऑप्शन सी है सब्लिमेशन करके, और ऑप्शन डी है एंजाइटी लगा के। आप अपने बिहेवियर को किससे चेंज कर सकते हो? और सोशियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं लर्निंग करके, मतलब कुछ सीख करके अपने बिहेवियर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। वन फ्रॉम ग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन इज। अगर आप किसी ग्राफिक मतलब किसी पेपर में, है ना, आप ग्राफ बना के हेल्थ एजुकेशन को प्रेजेंट कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं, या इसको चार्ट बोलते हैं, या इसको पोस्टर बोलते हैं, या इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा है वन फ्रॉम आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन, जो आप ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंटेशन करते हो किसी हेल्थ एजुकेशन का, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या उसको नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं, या उसको चार्ट के माध्यम से जानते हैं, या उसको पोस्टर के नाम से जानते हैं, या उसको ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। तो याद रखिएगा, जब भी हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं किसी हेल्थ एजुकेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करिए। प्रिंसिपल यूज इन क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सर्जरी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे। तो देखिए, जो प्रिंसिपल बोला गया है कि जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज का मतलब होता है जब भी चेस्ट के अंदर अब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या पानी भर जाता है वहाँ पे, या ब्लड भर जाता है, तो हम क्या करते हैं? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा करके उसको रिमूव किया जाता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो पूछ रहा है। क्या ये ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर सेक्शन पे काम करता है, या ग्रेविटी निगेटिव प्रेशर सेक्शन में काम करता है, या एम्बुलेशन पे काम करता है, या पोस्चर पे काम करता है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जो भी क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है इसके अंदर जो प्रेशर काम करता है, जो प्रिंसिपल काम करता है, वो प्रिंसिपल होता है ग्रेविटी निगेटिव प्रेशर सक्शन। समझ रहे हो? इसके अंदर निगेटिव प्रेशर के द्वारा जो सक्शन के अंदर फ्लूइड होता है उसको निकाला जाता है। तो किस पे काम करता है? ग्रेविटी निगेटिव पे काम करता है। समझ रहे हो? निगेटिव ग्रेविटी के अंदर ये काम करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ए ट्यूब, है ना, ये क्या बोल रहा है? फीडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आप किसी पेशेंट को फीडिंग करवाते हो, फीडिंग आप उस पेशेंट को करवाते हो जिसकी कहीं ना कहीं ओरल सर्जरी होती है, या वो अनेबल होता है टू इनटेक ऑफ द फूड, वो माउथ के माध्यम से कोई भी फूड नहीं ले पाता है, उसकी सर्जरी होती है, तो उसको हम लोग जो भी फीडिंग देते हैं उसको किसके माध्यम से देते हैं? माउथ के माध्यम से या फीडिंग ट्यूब के माध्यम से देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है क्या उसको सक्शन बोलते हैं, ऑप्शन बी है क्या उसको गाइवेज बोलते हैं, ऑप्शन सी क्या उसी को एनीमा बोलते हैं, और ऑप्शन डी है क्या उसको लावेज बोलते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप लोग सारे बच्चे इसका आंसर कर दीजिए कि जब भी आप किसी को ट्यूब फीडिंग के माध्यम से कुछ भी फूड प्रोवाइड करते हो उसको क्या बोला जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा? गवाच देखने को मिलेगा। आप क्या देते हो वहाँ पे? गवाच फीडिंग होता है। लवाज का मतलब होता है अगर किसी ने किसी प्रकार का पॉइजन ले लिया और उस पॉइजन को आप बाहर रिमूव करते हो ट्यूब के माध्यम से, इसको लवाज बोलते हैं, और अगर आप उसको फीडिंग देते हो तो उसको हम लोग गवाच बोलते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज कॉजेस, है ना, अगर आप लंबे समय से एल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब लंबे समय से एल्कोहल का सेवन करने का मतलब है कि 6 महीने 1 साल से लगातार कोई एल्कोहल ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑप्शन बी है कोलेरेस्टिस,
ऑप्शन सी है फैटी लीवर और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा, अगर कोई पेशेंट लगातार लंबे समय से अल्कोहल का यूज करता है और डेली करता है तो उसको जो बीमारी होती है वो क्या होती है बेटा, सिरोसिस ऑफ लीवर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, तो आपका आंसर होगा एल्कोहल। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, तो आपका आंसर जाएगा एल्कोहल। अरे बोलो क्या जाएगा, एल्कोहल। और अगर लंबे समय से एल्कोहल यूज करेगा, क्रोनिक मतलब होता है 6 महीने 1 साल से एल्कोहल यूज कर रहा है, तो उसको बीमारी जो होगी होगी सिरोसिस ऑफ लीवर। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ। क्या बोलते हैं इसको, अगर आप किसी को यूनिट के अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, इसको क्या बोला जाता है? क्या इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, या इसको प्लानिंग बोलते हैं, या इसको रीप्लानिंग बोलते हैं, या इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? तो जब भी हम किसी को यूनिट प्लान करते हैं साउंड बेस पे, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इसको, इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। और इसका किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसका किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर लिया तो मान लीजिए फिर आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। क्या पूछा है, नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट इज, जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं है ना, उनका हार्ट रेट कितना होता है? क्या 60 से 90 पर बीट मिनट, या 120 से 160, या 40 से 601, या 100 से 120? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए कि नॉर्मल एडल्ट का हार्ट रेट कितना होता है। सारे बच्चे का आंसर गलत होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ रहे हो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 60 से 90, समझ रहे हो। क्योंकि जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, अरे हम बोल सकते हैं बेटा कितना होता है, 60 से आप 100 तक बोल सकते हो, है ना। क्योंकि अगर 100 के ऊपर हुआ तो हो जाएगा टेकीकार्डिया, और 100 से कम हुआ तो ब्रेडिकार्डिया। तो 60 से जो 100 रेंज होती है नॉर्मल होती है। और मैं बता दूँ, पीजीआई में पूछा हुआ था पेपर, पीजीआई 2023 का पेपर था 18 फरवरी को, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो। और ये आपके नागपुर में भी पूछा हुआ, तो समझ सकते हो कि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पर आपको गलत नहीं करना, आपको सही ऑप्शन देना था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज, जो नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके अंदर आपके जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है ना, वो कितना परसेंटेज देखने को मिलता है? क्या 90 से 94 रहना चाहिए, या 80 से 89 रहना चाहिए, या 70 से 89 रहना चाहिए, या 95 से 99 रहना चाहिए? नॉर्मल पूछा है कि नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर इज रीडिंग इज, उसके अंदर अगर आपके अंगूठे में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया जाए तो उसमें जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है नॉर्मल कितना बताना चाहिए, नॉर्मल कितना बताना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप लोग आंसर करिए। तो नॉर्मल अगर एक एडल्ट के अंदर बात करें तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है कितना होता है, 95 से लेके 99। अगर 95 से कम है तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है, समझ रहे हो। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज, अगर जो बोन है उसके कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं, या सबलुकेशन बोलते हैं, या सबलुकेशन बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर बोन की कंटिन्यूटी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, क्या बोला जाता है इसको? देखिए आपके डिफिनीशन से क्वेश्चन उठा लिया गया है, समझ रहे हो। डिफिनीशन से, नॉर्मल एनाटॉमी के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है कि अगर बोन के
जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाए तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्चर बोलते हैं। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, इसका अगर कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं। ये आपके आज का सेशन का लास्ट एमसीक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड, अगर कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस टर्म को क्या बोला जाता है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दो। जी जी बिल्कुल, अगर बेटा कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको बोलते हैं केराटाइटिस। क्या बोलते हैं इसको, केराटाइटिस। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट देखने को मिलेगा। आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, और वो आपके नए किसी प्रीवियस पेपर को उठा के फिर से करवाऊंगा आपको। और ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, समझते रहना है, जिससे आने वाले समय में आपका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।